नमस्ते दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप एकदम मौज बहार में होंगे। आज जो पुस्तक हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है पुरुष क्यों नहीं सुनते और महिलाएं क्यों नहीं समझती। क्यों अलग है पुरुष और महिलाओं की सोच। यह पुस्तक लिखी गई है एलन और बारबरा पीस द्वारा। यह पुस्तक हिंदी ट्रांसलेशन है व्हाई मेन डोंट लिसन एंड वुमेन कांट रीड मैप्स। परिचय। रविवार की धूप भरी दोपहर थी और बॉब व सू अपनी 3 किशोर बेटियों के साथ समुद्र तट की ओर मस्ती भरी ड्राइव पर निकल पड़े। बॉब गाड़ी चला रहे थे और सू उनकी बगल में बैठी थी। बीच बीच में वे अपनी बेटियों के बीच चल रही बातचीत में हिस्सा लेने के लिए पीछे की ओर मुड़ रही थी। बॉब को लग रहा था कि वे सभी एक साथ बात कर रही हैं। लगातार आवाजें आ रही थी जिनका सिर पैर समझना बॉब के लिए मुश्किल हो रहा था। आखिरकार उनके सब्र का बांध टूट गया। क्या आप सभी अपना मुंह बंद रखेंगी? बॉब चिल्लाए। वहां हैरानी भरी खामोशी छा गई थी। क्यों? सू ने पूछा। क्योंकि मैं गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहा हूं, उन्होंने चिढ़कर कहा। उनकी पत्नी और बेटियों ने एक दूसरे की तरफ असमंजस भरी नजरों से देखा। गाड़ी चलाने की कोशिश? वे बुदबुदाई। उन्हें अपनी बातचीत और बॉब के गाड़ी चलाने के बीच कोई संबंध नहीं दिखाई दिया। उधर बॉब ये बात नहीं समझ पाए कि वे सभी लगातार बोले जा रही थी, वह भी अलग अलग विषयों पर, और लग रहा था कि कोई भी दूसरे की बात सुन नहीं रहा है। वे सब चुपचाप क्यों नहीं बैठ सकती और उन्हें गाड़ी चलाने पर ध्यान केंद्रित नहीं करने दे सकती। उनकी बातचीत के कारण पहले ही हाईवे का पिछला मोड़ उनसे छूट गया था। यहाँ बुनियादी समस्या बहुत सीधी सादी है। पुरुष व महिलाएं एक दूसरे से अलग हैं। बेहतर या बदतर नहीं, बस वे अलग हैं। वैज्ञानिक, मान विज्ञानी और सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करने वाले जीव विज्ञानी कई वर्षों से इस बात से परिचित हैं, लेकिन वे इस बात से भी अच्छी तरह वाकिफ हैं कि पॉलिटिकली करेक्ट यानी राजनीतिक रूप से सही बात करने वाली इस दुनिया में अपने इस ज्ञान को सार्वजनिक तौर पर व्यक्त करने पर उन्हें समाज से निष्कासित करने का जोखिम उठाना पड़ेगा। आज का समाज इस बात को लेकर बहुत दृढ़ निश्चयी है कि पुरुष व स्त्रियों में बिल्कुल एक समान कौशल, योग्यताएं व क्षमताएं होती हैं। ठीक वैसे ही जैसे विज्ञान विडंबनापूर्वक यह साबित करने लगा है कि वे दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही भिन्न हैं। तो फिर इसके बाद क्या बचा? समाज के रूप में हम बहुत कमजोर जमीन पर खड़े हैं। स्त्री पुरुषों के बीच एक अंतर को समझकर ही हम अपनी सामूहिक शक्तियों पर अपने समाज को खड़ा कर सकते हैं, न कि अपनी अपनी कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित कर। इस पुस्तक में हाल ही में मानव विकास विज्ञान में हुई महान प्रगति को दृष्टि में रखते हुए हम यह दिखा रहे हैं कि सीखे गए सबको कैसे स्त्री पुरुष संबंधों में लागू किया जा सकता है। हम जिन निष्कर्षों तक पहुंचे हैं वे विवादास्पद हैं, वे टकराव भरे हैं, कई बार वे बहुत अशांति भरे भी होते हैं, लेकिन वे सभी हमें स्त्री पुरुषों के अजीबोगरीब चीजों की ठोस एवं पूरी समझ प्रदान करते हैं। काश बॉब और सू ने घर से निकलने से पहले इसे पढ़ा होता। चैप्टर 1, समान प्रजातियां, अलग अलग दुनिया। पुरुष एवं महिलाएं एक दूसरे से अलग हैं, बेहतर या बदतर नहीं, बल्कि अलग हैं। सिर्फ एक बात दोनों के बीच समान है और वह है कि दोनों एक ही प्रजाति के हैं। वे एक दूसरे से अलग अलग दुनिया में जीते हैं, उनकी मान्यताएं अलग हैं और दोनों ही अपने अपने नियमों के अनुसार जिंदगी बिताते हैं। हर कोई यह बात जानता है, लेकिन बहुत कम लोग, खासकर पुरुष, इस बात को स्वीकार करने को तैयार होते हैं। लेकिन सच्चाई सबके सामने है। साक्ष्यों को देखें। पश्चिमी देशों में लगभग 50% शादियों का अंत तलाक में होता है और अधिकतर गंभीर रिश्ते लंबे समय तक नहीं टिक पाते। हर संस्कृति, मत और नस्ल के स्त्री पुरुष अपने साथी की राय, बर्ताव, रवैये और मान्यताओं को लेकर लगातार बहस करते रहते हैं। कुछ बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं। जब कोई पुरुष शौचालय जाता है तो अक्सर उसका एक ही कारण होता है। महिलाएं शौचालय का इस्तेमाल एक सामाजिक और उपचार कक्ष के रूप में करती हैं।
शौचालय में अजनबी के रूप में घुसने वाली महिलाएं एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त और आजीवन मित्र बनकर बाहर निकलती हैं। अगर कोई पुरुष किसी दूसरे को कहे, फ्रैंक, मैं टॉयलेट जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलोगे क्या? तो आसपास के लोग उन्हें शक की निगाहों से देखने लगेंगे। टीवी रिमोट कंट्रोल पर पुरुषों का कब्जा रहता है और वे चैनल बदलते रहते हैं, जबकि महिलाओं को विज्ञापन देखने में कोई आपत्ति नहीं होती। दबाव में आने पर पुरुष शराब पीते हैं, अन्य देशों पर हमला करते हैं, जबकि महिलाएं चॉकलेट पर टूट पड़ती हैं और खरीदारी करती हैं। महिलाएं पुरुषों की आलोचना करती हैं कि वे कठोर, बेपरवाह होते हैं, बात नहीं सुनते, स्नेहिल नहीं होते, बातचीत नहीं करते, पर्याप्त प्रेम नहीं करते, रिश्तों को लेकर प्रतिबद्ध नहीं होते, प्रेम क्रीड़ा करने के बजाय यौन संबंध बनाने में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं, वातानुकूलन का तापमान कम करते हैं और टॉयलेट सीट को उठा हुआ छोड़ देते हैं। पुरुष महिलाओं के गाड़ी चलाने, उनके द्वारा सड़कों की दिशाएं न पढ़ पाने, मानचित्रों को उल्टा पकड़ने, दिशा बोध न होने, मुद्दे पर पहुंचने के बजाय जरूरत से ज्यादा बात करने, ज्यादातर यौन संपर्क की शुरुआत न करने, वातानुकूलन का तापमान बढ़ाने और टॉयलेट सीट नीचे करने की आलोचना करते हैं। पुरुष कभी अपनी जुराबें नहीं खोज पाते, जबकि उनकी सीढ़ी बिल्कुल सही वर्णानुक्रम में रखी जाती हैं। महिलाएं हमेशा कार की चाबी खोज लेती हैं, लेकिन अब अपने गंतव्य स्थान का सीधा रास्ता शायद ही कभी ढूंढ पाती हों। पुरुषों को लगता है कि वे सबसे विवेकपूर्ण हैं। महिलाएं ही जानती हैं कि वास्तव में वे ऐसी हैं। टॉयलेट पेपर के एक रोल को बदलने में कितने पुरुषों की जरूरत पड़ती है, कोई नहीं जानता। ऐसा कभी हुआ ही नहीं। पुरुषों को हैरानी होती है कि कैसे लोगों से भरे हुए किसी कमरे में घुसते हुए कोई महिला हर किसी पर तुरंत टिप्पणी दे सकती है। महिलाएं यकीन नहीं कर पाती कि पुरुष कैसे किसी चीज पर ध्यान नहीं दे पाते। पुरुष इस बात से आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि महिलाएं कैसे कार के डैशबोर्ड पर चमकती हुई लाल लाइट को नहीं देख पाती, लेकिन 50 मीटर दूर पड़ी मौजूद किसी अंधेरे कोने में पड़ी गंदी जुराब को देख सकती हैं। महिलाएं यह देखकर हक्की बक्की रह जाती हैं कि पुरुष कैसे कार के पीछे के शीशे का इस्तेमाल करते हुए किसी तंग जगह में कार को पार्क कर सकते हैं, लेकिन कभी जी स्पॉट का पता नहीं लगा सकते। अगर कोई महिला गाड़ी चलाते हुए खो जाए, तो वह रुककर किसी से दिशा के बारे में पूछेगी। पुरुष के लिए यह कमजोरी की निशानी है। वह घंटों गोल गोल घूमता रहेगा और साथ में बुदबुदाता रहेगा, मुझे वहां पहुंचने का नया रास्ता मिल गया है, या मैं सार्वजनिक जगह पे हूँ और मुझे वह पेट्रोल स्टेशन याद है। हिंदी विशिष्टता। स्त्री पुरुषों का विकास अलग तरह से हुआ है। पुरुष शिकार करते थे, महिलाएं उसे इकट्ठा करती थी। पुरुष सुरक्षा करते थे, महिलाएं पालन पोषण करती थी। परिणाम स्वरूप उनके शरीर और दिमाग का विकास एक दूसरे से बिल्कुल अलग तरीके से हुआ। विशिष्ट कार्यों के अनुकूल जैसे जैसे उनमें शारीरिक परिवर्तन आए, वैसे ही उनके मस्तिष्क में भी बदलाव आए। पुरुष अधिक लंबे हुए और अधिकतर महिलाओं से ज्यादा मजबूत हुए। वहीं उनके कार्यों को करने के लिए उनके मस्तिष्क का भी विकास हुआ। पुरुषों के बाहर जाकर काम करने में महिलाएं संतुष्ट थीं और वे गुफाओं की आग जलाए रखने का काम करती थीं। इस प्रकार उनके मस्तिष्क जीवन के अपने कार्यों को करने के हिसाब से विकसित हुए। इस प्रकार लाखों करोड़ों वर्षों के दौरान स्त्री पुरुषों के मस्तिष्क की संरचना में अलग अलग तरीके से लगातार बदलाव आते रहे। अब हम जानते हैं कि दोनों जानकारी को अलग ढंग से संसाधित करते हैं। उनके सोचने का तरीका एक दूसरे से अलग है, उनकी मान्यताएं अलग हैं, उनकी ग्रहण बोध प्राथमिकताएं और व्यवहार अलग हैं। इस बात को न समझने या इसे नजरअंदाज करने से यह आपके लिए जिंदगी भर की कसक, असमंजस और मोहभंग का कारण बन सकती है। स्टीरियोटाइप तर्क। 1980 के दशक के अंतिम वर्षों से स्त्री पुरुषों के बीच के अंतर और दोनों के मस्तिष्कों की कार्यप्रणाली पर शोध में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है।
पहली बार कंप्यूटर द्वारा ब्रेन स्कैनिंग के विकसित उपकरणों के माध्यम से हमारे लिए यह संभव हुआ कि हम मानव मस्तिष्क के सीधे काम करता देखें। इस प्रकार दिमाग की पूरी तस्वीर में झांकने से हमें स्त्री पुरुषों के बीच के अंतर से जुड़े कई सवालों के उत्तर मिले। इस किताब में जिस शोध पर चर्चा की गई है उसे वैज्ञानिक, चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक व सामाजिक अध्ययनों से लिया गया है और यह एक चीज की ओर ही इशारा करता है। सभी चीजें बराबर नहीं हैं। पुरुष एवं महिलाएं एक दूसरे से अलग हैं। 20वीं सदी के अधिकतर वर्षों तक उन अंतरों की व्याख्या सामाजिक अनुकूलन के रूप में की गई, यानी हम जो भी हैं वह अपने माता पिता व अध्यापकों के रवैये के कारण है, जो दरअसल उनके समाज के रवैये का प्रतिबिंब होता है। नन्ही लड़कियों को गुलाबी रंग के कपड़े पहनाए जाते थे और उन्हें खेलने के लिए गुड़िया दी जाती थी। लड़कों को नीले रंग के कपड़े पहनाए जाते थे और उन्हें खेलने के लिए खिलौने, सैनिक व फुटबॉल जर्सी दी जाती थी। लड़कियों को गले से लगाकर छूकर दुलारा जाता था, जबकि लड़कों को पीठ पर थपकी दी जाती थी और उन्हें कहा जाता था कि वे रोए नहीं। हाल तक यह माना जाता था कि पैदा होने के समय शिशु का मस्तिष्क एक सॉफ्ट स्लेट की तरह होता था, जिस पर शिक्षक उसकी पसंद वे प्राथमिकताओं को लिख सकते थे। अब उपलब्ध जैविक साक्ष्य थोड़ी अलग तस्वीर दिखाते हैं कि आखिर हमारे सोचने का तरीका वैसा क्यों होता है। यह निश्चित रूप से दिखाता है कि हमारे हार्मोन्स व मस्तिष्क की बनावट हमारे रवैयों, प्राथमिकताओं व बर्ताव के बड़े पैमाने पर जिम्मेदार होते हैं। इसका मतलब है कि मार्गदर्शन करने के लिए किसी संगठित समाज या माता पिता की अनुपस्थिति में किसी निर्जन टापू पर पलने बढ़ने वाले लड़के लड़कियों में भी लड़कियां गले लगाकर व छूकर प्यार जताएंगी, दोस्ती करेंगी और गुड़िया के साथ खेलेंगी, जबकि लड़के मानसिक व शारीरिक तौर पर एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता करेंगे और स्पष्ट पदानुक्रम वाले समूह बनाएंगे। गर्भ में हमारे मस्तिष्क की वायरिंग और हार्मोन्स का प्रभाव हमारी सोच व बर्ताव को निर्धारित करता है। जैसा कि आप देखेंगे, हमारे मस्तिष्क की बनावट और हमारे शरीर में काम कर रहे हार्मोन वे दो कारक हैं जो हमारे पैदा होने से काफी पहले से बड़े पैमाने पर यह तय करते हैं कि हमारी सोच कैसी होगी और हम कैसा व्यवहार करेंगे। हमारा सहज बोध और कुछ नहीं, हमारी जीन्स द्वारा यह निर्धारित करना है कि निश्चित परिस्थितियों में हमारा शरीर कैसा बर्ताव करेगा। क्या यह सब पुरुषों का षड्यंत्र है? 1960 के दशक में कई दबाव समूह हमें इस बात के लिए मनाने की कोशिश करते रहे कि हम अपनी जैविक विरासत का प्रतिरोध करें। उनका दावा है कि सरकारें, धर्म और शैक्षणिक संस्थान केवल पुरुषों द्वारा महिलाओं का दमन किए जाने के षड्यंत्र का हिस्सा कर रहे हैं। अच्छी महिलाओं को दबाने में उनकी सांठ गांठ रही है। महिलाओं को गर्भवती बनाए रखना उन्हें अधिक नियंत्रित करने का एक तरीका था। निश्चित तौर पर ऐतिहासिक रूप से ऐसा लगता भी है, लेकिन यह प्रश्न पूछे जाने की जरूरत है। यदि महिलाएं व पुरुष एक समान हैं, जैसा कि इन समूहों का दावा है, तो पुरुषों ने आखिर संसार पर इतना प्रभुत्व कैसे हासिल किया? अब मस्तिष्क की कार्यप्रणाली पर हुए अध्ययन से हमें कई जवाब मिलते हैं। हम एक समान नहीं हैं। पुरुष व महिलाएं अपनी संपूर्ण क्षमता का उपयोग करने के लिए अवसरों के मामले में बराबर होने चाहिए, लेकिन अपनी जन्मजात क्षमताओं के मामले में वे निश्चित तौर पर समान नहीं हैं। महिलाएं व पुरुष बराबर हैं, यह एक राजनीतिक या नैतिक प्रश्न है, लेकिन उनका एक समान होना एक वैज्ञानिक प्रश्न है। स्त्री पुरुषों की समानता एक राजनीतिक या नैतिक मुद्दा है, अनिवार्य अंतर वैज्ञानिक है। जो लोग इस विचार का विरोध करते हैं कि हमारा जीव विज्ञान हमारे बर्ताव को प्रभावित करता है, उनकी मंशा गलत नहीं होती। वे तो लैंगिकवाद का विरोध कर रहे होते हैं, लेकिन वे लोग बराबरी और एक समान होने के बीच के अंतर को नहीं समझ पाते, जो कि दो बिल्कुल अलग मुद्दे हैं। इस पुस्तक में आप देखेंगे कि कैसे विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है कि स्त्री पुरुष शारीरिक व मानसिक रूप से एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। वे एक जैसे नहीं हैं।
हमने अग्रणी जीवाश्म वैज्ञानिकों, मानव जाति वैज्ञानिकों, मनोवैज्ञानिकों, जीव विज्ञा वैज्ञानिकों और तांत्रिक वैज्ञानिकों के शोध की छानबीन की। महिलाओं व पुरुषों के मस्तिष्क के बीच के अंतर अब स्पष्ट है, जो अटकलबाजियों, पूर्वग्रहों या विवेकपूर्ण संदेह से परे हैं। इस पुस्तक में दिए गए महिलाओं व पुरुषों के बीच अंतर पर विचार करते हुए कुछ लोग कहते हैं, नहीं, वह तो मेरे जैसे नहीं है, मैं वैसा नहीं करता या करती। संभव है कि वे लोग ऐसा ना करते हों, लेकिन हम यहाँ पर एक सामान्य स्त्री व पुरुष की बात कर रहे हैं, यानी अधिक पुरुष व महिलाएं अधिकांश समय, अधिकतर मौकों पर ऐसा करते हैं और अतीत में भी अधिकतर वैसा ही बर्ताव करते रहे हैं। औसत या सामान्य का अर्थ है कि जब आप लोगों से भरे किसी कमरे में हों, तो आप पाएंगे कि महिलाओं की तुलना में पुरुष ज्यादा विशाल व लंबे हैं, जो कि औसतन 7% अधिक लंबे और 8% अधिक विशाल होते हैं। हो सकता है कि उस कमरे में कोई महिला सबसे ज्यादा लंबी या बड़ी हो, लेकिन सभी लोगों को देखने पर आप पाएंगे कि महिलाओं के मुकाबले पुरुष अधिक विशालकाय और लंबे हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 2001 में अधिकतर ऐसा हुआ कि सबसे विशाल और सबसे लंबे लोग पुरुष में से होते हैं। दर्ज किए गए सबसे लंबे मनुष्यों में एल्टन, इलिनॉय के रॉबर्ट वादलो थे, जून 1940 में, जिनकी ऊंचाई 8 फीट 11.1 इंच नापी गई थी। वर्ष 2000 में ट्यूनीसिया के राधुआने चौरबिब दुनिया के सबसे लंबे व्यक्ति थे, जिनकी लंबाई 7 फीट 8.9 इंच थी। इतिहास की किताबें बिग जॉन्स और लिटिल सुजेस से भरी पड़ी हैं। यह लैंगिकवाद नहीं है, यह सच्चाई है। हमारा पक्ष। इस पुस्तक को पढ़ते हुए कुछ लोग आत्मसंतुष्टि से भर सकते हैं, कुछ अहंकार महसूस कर सकते हैं, जबकि कुछ गुस्से में आ सकते हैं। कुछ हद तक इसका कारण यह है कि वे सभी लोग आदर्शवादी दर्शन के शिकार हैं, जो दावा करते हैं कि पुरुष व महिलाएं एक समान हैं। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। हम यानी लेखक इस पुस्तक को इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप दोनों लिंगों से अपने रिश्ते विकसित कर सकें, वह उन्हें बेहतर बना सकें। हमारा मानना है कि स्त्री पुरुषों को किसी भी क्षेत्र में अपनी पसंद के करियर चुनने के बराबर अवसर मिलने चाहिए और एक समान योग्यता वाले लोगों को अपने प्रयासों के लिए बराबर वेतन मिलना चाहिए। अंतर होने का मतलब गैर बराबरी होना नहीं है। समानता का मतलब है कि हम अपनी मर्जी का काम करने के लिए आज़ाद हैं, और अंतर का मतलब है कि पुरुष या महिला होने के नाते संभव है कि हम एक जैसे काम ना करना चाहें। हम अक्सर उसी सूची से अलग अलग चीजें चुनते हैं। हमारा उद्देश्य स्त्री पुरुष संबंधों को निष्पक्ष रूप से देखना है, इतिहास के बारे में बताना है, उससे जुड़े अर्थों व आशयों को स्पष्ट करना है, और ऐसी तकनीकें व रणनीतियां विकसित करना है जिनसे जिंदगी जीने का तरीका ज्यादा खुशहाल व संतोषजनक हो। हम अटकलों या अनुमानों, राजनीतिक रूप से सही घिसी पिटी पुरानी बातों या वैज्ञानिक बकवास का इस्तेमाल कर इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। अगर कोई चीज बतख जैसी दिखाई, उसकी तरह आवाज करे, उसकी तरह चले और इस बात के काफी सबूत मौजूद हों कि वह बतख है, तो हम उसे वही कहेंगे। यहाँ प्रस्तुत साक्ष्य दिखाते हैं कि दोनों लिंगों की प्रवृत्ति बुनियादी रूप से एक दूसरे से अलग तरीके से बर्ताव करने की होती है। हम यह कतई नहीं बता रहे हैं कि दोनों में से कोई लिंग किसी निश्चित तरीके से बर्ताव करने के लिए बाध्य है या फिर उसे वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। प्रकृति बनाम पालन पोषण का तर्क। मेलिसा ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से एक लड़की वह एक लड़का था। लड़की का नाम जैस्मिन था और उसे गुलाबी कंबल में लपेटा गया था, जबकि लड़के को एडम नाम दिया गया और उसे नीले कंबल में रखा गया।
जैस्मिन के लिए रिश्तेदार सॉफ्ट टॉयज लेकर आए और एडम के लिए एक छोटी सी फुटबॉल जर्सी। हर कोई जैस्मिन से बहुत धीमी कोमल आवाज में बात करते हुए उसे कहता है कि वह बहुत प्यारी व सुंदर है, लेकिन अक्सर महिला रिश्तेदार ही उसे उठाकर अपने गले लगाती। जब कभी पुरुष रिश्तेदार घर आते तो वे अपना पूरा ध्यान एडम पर लगाते और काफी ऊंची आवाज में उससे बात करते हुए उसके पेट को छेड़ते, उसे ऊपर नीचे करते और इस बात की संभावना व्यक्त करते कि वह तो फुटबॉल खिलाड़ी बनेगा। इस तरह का दृश्य सभी के लिए बहुत जाना पहचाना है। इससे हालांकि एक प्रश्न उभरता है, वयस्क के रूप में हमारा ऐसा बर्ताव क्या जीव विज्ञान के कारण है या फिर यह सीखा हुआ व्यवहार है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है? यह कुदरत है या फिर पालन पोषण? 20वीं शताब्दी के अधिकतर समय मनोवैज्ञानिक व समाज विज्ञानी यह मानते थे कि हमारा व्यवहार और प्राथमिकताएं हमारे सामाजिक अनुकूलन व वातावरण से सीखी गई थी। हम यह जानते हैं कि पालन पोषण एक सीखी गई प्रक्रिया है। दख्त माताएं, वे चाहे मनुष्य हों या फिर वानर, वे अक्सर अपने शिशुओं का पालन पोषण बहुत अच्छे ढंग से करती हैं। दूसरी ओर वैज्ञानिकों का तर्क है कि जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और हॉर्मोन्स के लिए बड़े पैमाने पर जिम्मेदार हैं। 1990 में इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण के समर्थन में जबरदस्त सबूत मिलते रहे हैं कि जन्म के समय ही हमारा दिमाग एक खास तरह से काम करने के लिए तैयार होता है। यह तथ्य है कि पुरुष आमतौर पर शिकारी होते थे और महिलाओं का काम पालन पोषण करना होता था। आज भी हमारे बर्ताव मान्यताओं व प्राथमिकताओं को निर्धारित करता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुए एक बड़े शोध में दिखाया गया कि हम न केवल लड़के व लड़कियों से अलग तरह का बर्ताव करते हैं, बल्कि हमारे द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द भी अलग होते हैं। हम लड़कियों से बहुत कोमलता से कहते हैं, तुम बहुत कोमल हो, तुम बहुत प्यारी हो, तुम बहुत सुंदर हो, और लड़कों को ऊपर उठाकर हम ऊंची आवाज में कहते हैं, अरे बिग बॉय, और वाह तुम तो बहुत तगड़े हो। लड़कियों को बार्बी डॉल और लड़कों को एक्शन मैन देकर उनके बर्ताव को नहीं बनाया जा सकता, इससे उसे बढ़ावा मिलता है। ठीक इसी प्रकार हार्वर्ड के अध्ययन में पाया गया कि लड़की व लड़के शिशुओं के प्रति वयस्कों का विशिष्ट व्यवहार पहले से मौजूद अंतर को अधिक सुस्पष्ट करता है। जब आप किसी बतख को पानी में रखते हैं तो वह तैरने लगती है। सतह के नीचे देखने पर आपको बतख के जालीदार पैर दिखाई देंगे। उसके मस्तिष्क का विश्लेषण करने पर आप पाएंगे कि वह पहले से मौजूद एक तैराकी मापदंड या स्विमिंग मॉड्यूल के साथ विकसित हुआ है। तालाब तो बस वहां पहले से मौजूद था जहां पर बतख थी, और वह बतख के बर्ताव का कारण नहीं था। शोध दिखाता है कि अपनी सामाजिक रूढ़िवादिता का शिकार होने के बजाय हम अपने जीव विज्ञान के परिणाम हैं। हम अलग हैं क्योंकि हमारे मस्तिष्कों की संरचना अलग है। इसके कारण हम दुनिया को अलग तरह से देखते हैं और हमारे मूल्य व प्राथमिकताएं अलग होती हैं। ना बेहतर ना बदतर, बस हम अलग हैं। आपकी मानव गाइड बुक। यह पुस्तक किसी विदेशी संस्कृति या देश में जाने पर मार्गदर्शिका की तरह है। इसमें स्थानीय बोलियां, कहावतें, शरीर की भाषा के संकेत और इस बात की जानकारी है कि वहां के निवासी वैसा क्यों हैं जैसे वे हैं। अधिकतर पर्यटक कोई स्थानीय शोध किए बिना दूसरे देशों में पहुंच जाते हैं और फिर यह देखकर कि वहां के लोग अंग्रेजी नहीं बोलते या बर्गर्स व चिप्स नहीं बनाते, त्रस्त हो जाते हैं या फिर उनकी आलोचना करने लगते हैं। किसी दूसरी संस्कृति का आनंद लेने और उसका लाभ उठाने के लिए आपको सबसे पहले उसके इतिहास व विकास को समझना होगा। फिर आपको बुनियादी मुहावरों को समझने की जरूरत होगी
और प्रत्यक्ष अनुभव के लिए उनकी जीवन शैली को समझना होगा और उसकी संस्कृति को गहराई से जानना होगा। इस तरह से आप किसी जगह पर पर्यटक जैसे नहीं लगेंगे, यानी उस व्यक्ति के जैसे नहीं लगेंगे जो घर पर रहकर वह बाकी जगहों के बारे में सोचकर ही उतना लाभ पा सकता था। यह पुस्तक आपको दिखाएगी कि कैसे आप विपरीत लिंग के बारे में जानकारी लेकर आनंद प्राप्त कर सकते हैं, वह लाभ उठा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको उनके इतिहास व विकास को समझना होगा। विंडसर कासल में जाने पर एक अमेरिकी पर्यटक को यह कहते सुना गया, यह किला बहुत बढ़िया है, लेकिन उन्होंने इसे एयरपोर्ट के इतने करीब क्यों बनाया? यह पुस्तक तथ्यों और वास्तविकता पर आधारित है। यह वास्तविक लोगों, प्रामाणिक शोध, असली घटनाओं और दर्ज की गई बातचीत से जुड़ी है। आपको मस्तिष्क के शोध में डेंड्राइट्स, कॉर्पस क्लोसम, न्यूरोपेप्टाइड्स, एमआरआई और सेरोटोनिन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने ऐसा किया, लेकिन अब हम हर चीज को जहां तक संभव हो सरल बनाकर प्रस्तुत करेंगे ताकि उसे पढ़ने में आसानी हो। हमारा सामान बड़े पैमाने पर तुलनात्मक रूप से हाल के विज्ञान सामाजिक जीव विज्ञान से होता है। यह विज्ञान हमारी जीन्स व हमारे विकास के अध्ययन के माध्यम से हमारे बर्ताव का वर्णन करता है। आप सशक्त अवधारणाओं के समूह, तकनीकों व रणनीतियों को पाएंगे जिनकी वैज्ञानिक तरीके से पुष्टि हुई है और बड़े पैमाने पर जो सुस्पष्ट या व्यावहारिक लगते हैं। हमने ऐसी भी तकनीकों, तौर तरीकों या मतों को एक और कर दिया है जो तार्किक नहीं है या फिर विज्ञान द्वारा साबित नहीं हुए हैं। हमारा सामना यहाँ आधुनिक कपी वानर से है, ऐसा वानर जो मेगा कंप्यूटर से दुनिया को नियंत्रित करता है, मंगल ग्रह पर जा सकता है और उसके मूल को अब भी एक मछली में देखा जा सकता है। एक प्रजाति के रूप में विकसित होने में हमें लाखों करोड़ों साल लगे हैं, फिर भी आज हमें एक तकनीकी व राजनीतिक रूप से सही दुनिया में धकेल दिया गया है जिसमें हमारे जीव विज्ञान के लिए बहुत कम या ना के बराबर स्वीकृति है। लगभग 10 करोड़ वर्षों में हम ऐसे समाज के रूप में विकसित हुए जो इतना परिष्कृत था कि मानव को चांद पर भेज सके, लेकिन इतनी तरक्की के बावजूद उस मानव को अपने आदिम पूर्वजों की तरह शौच के लिए जाना पड़ता था। विभिन्न संस्कृतियों में मानव भले थोड़ा अलग दिखे, लेकिन दरअसल हमारी जैविक आवश्यकताएं और आवेग एक जैसे हैं। हम बताएंगे कि कैसे हमारी स्वभावजन्य विशेषताएं हमें विरासत में मिलती हैं या फिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती हैं। जैसा कि आप पाएंगे कि इस मामले में व्यवहारिक रूप से सांस्कृतिक तौर पर कोई अंतर नहीं है। आइए अब संक्षेप में देखें कि हमारा मस्तिष्क कैसे विकसित हुआ। हम इस प्रकार कैसे विकसित हुए। लंबे समय पहले कभी स्त्री पुरुष प्रसन्नता पूर्वक रहते थे और पूरी तरह सामंजस्य में काम करते थे। पुरुष हर रोज अपनी जान को जोखिम में डालकर शिकार करने व अपने परिवार के लिए भोजन लाने के लिए बाहर प्रतिकूल और खतरनाक दुनिया में निकलता था। वह जंगली जानवरों व दुश्मनों से भी उनकी रक्षा करता था। उसने लंबी दूरी तक के दिशा ज्ञान कौशल विकसित किए ताकि वह भोजन का पता लगा सके और उसे घर ला सके। इसके अलावा उसने शानदार निशानेबाजी के हुनर भी विकसित किए ताकि वह चलते फिरते लक्ष्य पर निशाना साध सके। उसका काम बिल्कुल सीधा साधा था। वह खाने का पीछा करने वाला था और हर कोई उससे इसी काम को करने की अपेक्षा करता था। महिला स्वयं को सम्मानित महसूस करती थी क्योंकि उसका पुरुष अपने परिवार की देखभाल व सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता था। पुरुष के रूप में उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि वह कितना अच्छा शिकार करता था और उसे घर ला सकता था। उसका आत्मगौरव इस बात से आंका जाता था कि महिला उसके संघर्ष
वह प्रयास की कितनी सराहना करती थी। शिकार का पीछा करने व परिवार की रक्षा करने के उसके काम पर परिवार निर्भर करता था। उसके अलावा कोई और बात नहीं थी। संबंध का विश्लेषण करने की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ती थी और पुरुष से कचरा फेंकने या बच्चों के पोतड़े बदलने की अपेक्षा नहीं की जाती थी। महिला की भूमिका भी उतनी ही स्पष्ट थी। बच्चे को जन्म देने की उसकी भूमिका ने निर्धारित किया कि उसका विकास कैसे होगा और उसके कौशल इतने विशिष्ट कैसे होंगे कि वह अपनी उस भूमिका को ठीक से निभा सके। उसमें अपने परिवेश के आसपास खतरे के लक्षण पहचानने के लिए निगरानी करने की क्षमता होनी चाहिए थी। छोटी दूरी के दिशा ज्ञान के बढ़िया हुनर होने चाहिए थे। जगहों के निशानों का इस्तेमाल कर अपना रास्ता खोजना आना चाहिए था और उसमें यह भी खासियत थी कि वह बच्चों व वयस्कों के बर्ताव तथा रूप रंग में आने वाले छोटे से छोटे बदलाव को समझ सके। स्थितियां सामान्य व सरल थी। वह खाने का पीछा करता था, वह घरौंदे की हिफाजत करती थी। महिला का दिन बच्चों की देखभाल करने, फल सब्जियां, मेवे इकट्ठे करने और समूह की अन्य महिलाओं से बातचीत करने में बीतता था। उसे बड़े पैमाने पर भोजन की आपूर्ति या दुश्मनों से लड़ने की चिंता नहीं करनी पड़ती थी और उसकी सफलता इस बात से आंकी जाती थी कि वह पारिवारिक जीवन को कैसे संभालती थी। उसका आत्मगौरव इस बात से तय होता था कि पुरुष उसके द्वारा घर की देखभाल करने व उसके पालन पोषण के कौशल की कितनी सराहना करता है। स्त्री की बच्चे पैदा करने की क्षमता को चमत्कारी यहाँ तक कि पवित्र माना जाता था, क्योंकि केवल वही जीवन देने के रहस्य को जानती थी। उससे यह अपेक्षा नहीं थी कि वह शत्रुओं से लड़ेगी या फिर बिजली के बल्ब बदलेगी। अपना अस्तित्व बनाए रखना कठिन था, लेकिन संबंध सरल थे। हजारों लाखों साल पहले यही जीवन का तरीका था। दिन के समाप्त होने पर शिकारी अपने शिकार के साथ वापस लौटते थे। शिकार को बराबर हिस्सों में बांटा जाता था और हर कोई सामुदायिक गुफा में उसे मिल बांट कर खाता था। हर शिकारी अपने शिकार के कुछ हिस्से के बदले स्त्री से उसके फल सब्जियों का विनिमय करता था। भोजन करने के बाद पुरुष आग के चारों ओर बैठ जाते थे, उसे देखते थे। कोई खेल खेलते थे, कहानियां सुनाते थे या फिर चुटकुलों पर ठहाके लगाते थे। यह प्रागैतिहासिक मानव का टीवी चैनल बदलने का या फिर अपने अखबार में खोए रहने जैसा था। शिकार में लगे अपने प्रयासों से वे थक जाते थे और अगले दिन के शिकार के लिए इस प्रकार फिर से तरोताजा होते थे। स्त्रियां बच्चों का ध्यान रखती थी और यह सुनिश्चित करती थी कि पुरुषों की पर्याप्त भोजन व आराम मिलता रहे। दोनों ही एक दूसरे के प्रयासों का मोल समझते थे। पुरुषों को आलसी व महिलाओं को उनके द्वारा सताई गई नौकरानी नहीं माना जाता था। यह साधारण सी रीतियां और व्यवहार बोर्निया, अफ्रीका व इंडोनेशिया के कुछ हिस्सों की प्राचीन सभ्यताओं, ऑस्ट्रेलिया की आदिम जनजातियों, न्यूजीलैंड के माओवारी लोगों और कनाडा व ग्रीनलैंड के इनुइट लोगों में आज भी मौजूद हैं। इन संस्कृतियों में हर व्यक्ति अपनी भूमिका जानता है और उसे समझता है। पुरुष महिलाओं की कदर करते हैं और महिलाएं भी उनका सम्मान करती हैं। दोनों ही एक दूसरे को परिवार के अस्तित्व और कल्याण में अनोखे ढंग से योगदान देने वाले के रूप में देखते हैं। लेकिन आधुनिक सभ्य देशों में रहने वाले स्त्री पुरुषों ने इन पुराने नियमों को अपने जीवन से निकाल दिया है और अव्यवस्था, असमंजस व अप्रसन्नता ने उनकी जगह ले ली है। हमें इस तरह से अपेक्षा नहीं थी। पारिवारिक इकाई अब अपने अस्तित्व के लिए केवल पुरुषों पर निर्भर नहीं करती और ना ही महिलाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे घर पर रहकर परिवार का ध्यान रखते हुए केवल घरेलू बन कर रहेंगी। हमारी प्रजातियों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि अधिकतर स्त्री पुरुष अपने काम को लेकर असमंजस में हैं। इस पुस्तक के पाठक आप मनुष्यों की उस पहली पीढ़ी से जुड़े हैं जिसे ऐसे हालात का सामना करना पड़ रहा है जो आपके पूर्वजों के सामने कभी पैदा ही नहीं हुए। ऐसा पहली बार हो रहा है कि
हम अपने साथियों से प्रेम, दीवानगी व निजी संतुष्टि की अपेक्षा कर रहे हैं, क्योंकि अब अस्तित्व बनाए रखना महत्वपूर्ण नहीं रहा। हमारी आधुनिक सामाजिक संरचना, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य, उपभोक्ता सुरक्षा कानून और कई सरकारी संस्थाओं ने के माध्यम से हमें निर्वाह की बुनियादी स्तर उपलब्ध कराती है। तो फिर नए नियम क्या हैं और आप उन्हें कहाँ से सीखते हैं? यह पुस्तक कुछ उत्तर उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। माता पिता मदद क्यों नहीं कर सकते? अगर आपका जन्म 1960 से पहले हुआ हो, तो आपने अपने माता पिता को स्त्री पुरुष के अस्तित्व के पुराने नियमों के अनुसार एक दूसरे के प्रति बर्ताव करते हुए देखा होगा। आपके माँ बाप अपने माता पिता से सीखे गए बर्ताव को दोहरा रहे थे। उनके माता पिता अपने माता पिता की नकल करते थे, और इस प्रकार यह व्यवहार गुफा में रहने वाले मानवों के बर्ताव जैसा था, जिसमें स्त्री पुरुषों की भूमिका बहुत सुस्पष्ट थी। अब नियम पूरी तरह से बदल गए हैं और आपके माता पिता को समझ नहीं आ रहा वे इससे कैसे निपटे। नवविवाहित जोड़े में तलाक की दर अब 50% के आसपास है, और इसमें वास्तविक व समलैंगिक संबंध भी शामिल हैं। रिश्ते टूटने की वास्तविक दर 70% से भी अधिक हो सकती है। 21वीं सदी में खुश रहने के तरीके जानने और भावात्मक रूप से सही सलामत रहने के लिए हमें नए नियम सीखने होंगे। हम दरअसल एक जानवर ही हैं। अधिकतर लोगों को यह मानने में मुश्किल होती है कि हम बस एक जानवर ही हैं। वे इस तथ्य को नहीं मानना चाहते कि हमारे शरीर में पाए जाने वाला 96% हिस्सा किसी सूअर या घोड़े के शरीर में भी पाया जाता है, और हमारा 97.5% डीएनए गोरिल्ला के समान है और 98.4% हिस्सा चिंपैंजी जैसा है। जो बात हमें अन्य जानवरों से अलग करती है वह यह है कि हम में सोचने, विचारने और भविष्य की योजनाएं बनाने की क्षमता मौजूद है। अन्य जानवर अपने मस्तिष्क की आनुवांशिक संरचना के अनुसार केवल स्थितियों पर प्रतिक्रिया करते हैं और बार बार एक ही काम को दोहराकर सीखते हैं। वे सोच नहीं सकते, वे बस प्रतिक्रिया करते हैं। अधिकतर लोग इस बात को मानते व स्वीकार करते हैं कि जानवरों में सहज प्रवृत्ति होती है, जो बड़े पैमाने पर उनके बर्ताव को निर्धारित करती है। इस प्रकार के बर्ताव को देखना आसान है। पक्षी कलरव करते हैं, मेंढक टर्राते हैं, कुत्ते टांग उठाकर पेशाब करते हैं और बिल्लियां अपने शिकार का चुपके से पीछा करती हैं। लेकिन ये सभी भौतिक व्यवहार नहीं है। इसलिए कई लोगों को इस बर्ताव और अपने खुद के बर्ताव के बीच संबंध जोड़ने में मुश्किल होती है। वे इस बात को भी नज़रअंदाज कर देते हैं कि उनके स्वयं के प्रारंभिक व्यवहार, जैसे रोना व स्तनपान करना, सहज प्रवृत्ति से जुड़े थे। हमें अपने माता पिता से जो भी व्यवहार विरासत में मिलते हैं, वे चाहे सकारात्मक हों या फिर नकारात्मक, वही हम अपने बच्चों को भी सौंपते हैं, और सभी जानवरों में ऐसा ही होता है। जब हम इंसान खुद को एक ऐसे जानवर की तरह स्वीकार करेंगे जिसके आवेग लाखों करोड़ों वर्षों में तराशे गए हैं, तो हमारे लिए अपनी बुनियादी इच्छाओं व आवेगों को समझना आसान होगा, और तभी हम स्वयं को वह अन्य लोगों को अच्छी तरह स्वीकार कर सकेंगे। सच्ची खुशी का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। तो दोस्तों, ये था इस पुस्तक का पहला भाग। इस पुस्तक के और क्या क्या बताया गया है, क्यों पुरुष एक समय में एक से अधिक काम नहीं कर पाते, क्यों महिलाएं गाड़ियों की रिवर्स पार्किंग में इतनी गड़बड़ी करती हैं, क्यों पुरुषों को महिलाओं से झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्यों महिलाएं ज्यादा बात करती हैं और पुरुष बहुत कम, क्यों पुरुषों को कामोत्तेजक छवियां पसंद आती हैं और महिलाओं को नहीं, क्यों महिलाएं हर मसले पर बात करना पसंद करती हैं, क्यों पुरुष समाधान तो बता सकते हैं लेकिन सलाह लेना पसंद नहीं करते, क्यों पुरुषों की खामोशी महिलाओं को हताश करती है, क्यों पुरुषों को सेक्स चाहिए और महिलाओं को प्रेम। इन सभी सवालों के जवाब इस पुस्तक में मैं लेके आऊंगा आपके लिए इसके अगले भागों में। तब तक के लिए
नमस्ते, शुभ रात्रि। और हाँ, जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल का आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको वीडियोस का बराबर नोटिफिकेशन आता रहे।